हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 11th और 12th ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द फर्स्ट इंडियन हु गेट्स IAA गोल्डन कंपास अवार्ड। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड किससे रिलेटेड है? एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है ये जो अवार्ड है, राइट। तो किसको मिला है? फर्स्ट इंडियन कौन है? उनका नाम है श्रीनिवासन के स्वामी। आज तक जो IAA गोल्डन कंपास अवार्ड है किसी भी इंडियन को नहीं मिला, तो ये पहले इंडियन है जिनको IAA गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। अब ये जो श्रीनिवासन के स्वामी है ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रीनिवासन के स्वामी जो है ये RK स्वामी लिमिटेड के CEO एंड MD है, राइट। CEO एंड MD है RK स्वामी लिमिटेड के। ये क्या है? ये एक मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है, राइट। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ये कंपनी है। IAA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। तो IAA गोल्डन कंपास अवार्ड जो दिया गया है ये कहाँ पे दिया गया है? 45th IAA वर्ल्ड कांग्रेस जो कहाँ पे हुई थी? पेनांग मलेशिया के अंदर हुई थी, वहां पे IAA गोल्डन कंपास अवार्ड दिया गया है। इस बार जो दिया गया है वो इंडियन को दिया गया है और इसके साथ ही ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिनको IAA गोल्डन कंपास अवार्ड दिया गया है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इंडियाज कंटेम्परेरी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020। क्या है ये? ये एक बुक का नाम है। क्या है ये एक बुक का नाम है। तो अब ये जो बुक है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, इंडियाज कंटेम्परेरी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020। तो ये रिसेंटली लॉन्च हुई है बुक और ये किसके ऑनर में लॉन्च करी गई है? ये लॉन्च करी गई है टू ऑनर C रंगराजन। C रंगराजन कौन है? ये RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। RBI के फॉर्मर गवर्नर है C रंगराजन साहब, राइट। तो इनके ऑनर में ये बुक जो है लॉन्च करी गई है। अब ये बुक के एडिटर्स कौन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। बुक के एडिटर्स का नाम क्या है? DK श्रीवास्तवा एंड KR शमुंगम। DK श्रीवास्तवा एंड KR शमुंगम, ये दो एडिटर है इस बुक के। इसके अलावा C रंगराजन जी की बात करें तो C रंगराजन जी की पहले भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो लॉन्च हो चुकी है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? ये C रंगराजन जी की बुक है। इनका नाम क्या है? फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड किसकी बुक है? C रंगराजन जी की बुक है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्टेट विच क्रिएटेड इट्स फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर। AI टीचर बन गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बना दिया है। तो अब ये जो टीचर बनाया गया है तो ये प्रॉपर एक ह्यूमन की तरह ही है। तो ये 3 लैंग्वेजेस जानता है। ये जो AI टीचर बनाया गया है इसको 3 लैंग्वेज के बारे में पता है। तो जो भी बच्चे इसे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसका आंसर ये प्रॉपरली देगा, ये जो AI टीचर है। तो पहला AI टीचर कौन सी स्टेट ने बनाया है? तो स्टेट का नाम है केरला, राइट। केरला स्टेट में बना है पहला AI टीचर। तो एक बार देख लेते हैं टीचर को भी। ये है टीचर। अब ये बच्चों के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट करेगा। ये वाला जो टीचर AI टीचर है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर भी देगा। तो इसका नाम क्या है? नाम है आयरिस। नाम क्या है? आयरिस। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछा जा सकता है। नाम इसका क्या है? आयरिस। एंड आयरिस कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेज ये बोल सकता है ये जो टीचर है, राइट। और ये जो बनाया गया है AI टीचर, इट वाज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब, इट इज अ पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है अटल टिंकरिंग लैब। जो अटल टिंकरिंग लैब है ये एक नीति आयोग का प्रोजेक्ट है। ये जो नीति आयोग का प्रोजेक्ट है अटल टिंकरिंग लैब, ये क्या है? अटल टिंकरिंग लैब में जो स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनको बूस्ट किया जाता है स्कूल में, राइट।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 हेल्ड इन। स्टीम बॉयलर एक्सपो, तो ये जो एक्सपो हुआ है एक तरह का क्या है, ये एक तरह की मीटिंग ही होती है एक्सपो 2024। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जहाँ पे स्टीम बॉयलर यूज किए जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो स्टीम बॉयलर्स है, इसमें हम और क्या इनोवेटिव काम कर सकते हैं, इनको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये सब बातें यहाँ पे होती है। तो जो पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये गुवाहाटी के अंदर हुआ है, गुवाहाटी असम में, राइट। गुवाहाटी असम के अंदर ये फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो जो है वो हुआ है। नेक्स्ट, विच स्टेट इम्प्लीमेंट द पाइन नीडल्स बेस्ड फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी? पाइन नीडल बेस्ड मतलब जो पाइन ट्रीज होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं पाइन ट्रीज। तो पाइन ट्रीज की जो पत्तियां होती है ना, वो नीडल शेप की होती है, कुछ इस तरह की नीडल शेप की इसकी पत्तियां होती है। तो यूजुअली ये वहां पे होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, सो दैट की जो स्नो है वो इसके ऊपर जमे ना, नीचे जो है गिर जाए, नीचे धरती पे गिर जाए। तो इसीलिए ये जो ट्रीज होते हैं कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ये पाए जाते हैं पाइन नीडल शेप्ड जो ट्रीज होते हैं, पाइन ट्रीज इनको बोलते हैं। तो अब दिक्कत क्या आती थी कि ये जो पाइन ट्रीज है ना, इनकी पत्तियां जब झड़ जाती थी, नीचे गिर जाती थी, सूखी पत्तियां कुछ इस तरह की होती है, जो सूखी पत्तियां होती है इसकी। तो ये जब सूखी पत्तियां नीचे जमीन पे गिरती थी तो फॉरेस्ट फायर बहुत जल्दी लगती थी इनसे, ये आग को बहुत जल्दी पकड़ती थी, ये जो सूखी पत्तियां थी पाइन ट्रीज की। तो इसके लिए अब एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिससे ये जो पाइन ट्रीज की सूखी पत्तियां होगी, पाइन नीडल जो है इसकी जो सूखी पत्तियां होगी, इनको इकट्ठा करके इनकी ब्रिकेट्स बनाई जाएगी, राइट। कुछ इस तरह की छोटी छोटी इनकी ब्रिकेट्स बनाई जाएगी और इनको यूज किया जाएगा फ्यूल के लिए, एज ए फ्यूल इनको यूज किया जाएगा कोयले की जगह पे। तो एक तरह की ये क्या बन जाएगा? ये कोयले का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। तो अब ये कौन सी स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है उत्तराखंड के अंदर, राइट। पाइन नीडल बेस्ड फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी, राइट। पाइन की जो पत्तियां है पाइन ट्री की, तो उससे क्या बनाया जा रहा है? छोटी छोटी ब्रिकेट्स बनाई जा रही है और उसके बाद उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा, राइट। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये कौन लेकर आया है? तो इसके लिए MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस किस के बीच में? एक तो है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, और दूसरी तरफ है यूकॉस्ट उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर आदर्श चंपावत मिशन। आदर्श चंपावत मिशन के अंडर ये जो टेक्नोलॉजी है वो बनाई गई है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? उत्तराखंड में एक जगह है चंपावत, तो वहां पे ये जो है टेक्नोलॉजी शुरू करी गई है अंडर आदर्श चंपावत मिशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 अब क्या है ये जो है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, इसमें वो यंगस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते। एलिजिबल मतलब एज क्राइटेरिया की तरफ से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो 18 से 25 इयर्स के एज ग्रुप के यंगस्टर्स है, 18 से 25 इयर्स की एज ग्रुप के यंगस्टर्स है, वो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्योंकि जो लोकसभा की मिनिमम एज है लोकसभा का मेंबर बनने की, वो कितनी है? वो है 25 इयर्स। तो 25 इयर्स से कम एज के और 18 से बड़े। क्यों? क्योंकि जो 18 इयर्स की एज है वो क्या है? वो वोटिंग के लिए मतलब सही एज मानी जाती है कि 18 इयर्स के बाद आपकी वोट बन जाएगी और आप वोट डाल सकते हो, मतलब कि आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए। तो इसीलिए 18 ईयर्स से लेकर 25 इयर्स की एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स है उनके लिए ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 होता है अक्रॉस द कंट्री। तो इस साल के जो विजेता है जिनको फर्स्ट प्राइज मिला है वो कौन है? उनका नाम है यतिन भास्कर दुग्गल। यतिन भास्कर दुग्गल को फर्स्ट प्राइज मिला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 के अंदर, राइट। और इस साल का थीम क्या है? 2024 का थीम है यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन।
राइट। और ये ऑर्गेनाइज कब से कब तक हुआ था? 9 फरवरी 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक हुआ था अक्रॉस द कंट्री, राइट। नेक्स्ट, रिसेंटली पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जिसका नाम है एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट। तो ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? चित्रकूट के अंदर ही। चित्रकूट कहाँ पे है? चित्रकूट मध्य प्रदेश के अंदर है, राइट। तो मध्य प्रदेश में ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो अब ये क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट, ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट काम करता है अंडर 2 स्कीम्स। कौन कौन सी 2 स्कीम है? एक है स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम और दूसरी है प्रसाद स्कीम। अब ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? ये है टूरिज्म से रिलेटेड, राइट। ये टूरिज्म से रिलेटेड है। और प्रसाद स्कीम जो रिलीजियस प्लेसेस होती है, राइट, जो रिलीजियस प्लेसेस होती है उससे रिलेटेड है। ये टूरिज्म प्लेसेस है, यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है रिलीजियस प्लेसेस। तो अंडर दिस प्रोजेक्ट ये जो टूरिस्ट प्लेसेस है और जो रिलीजियस प्लेसेस है इन दोनों को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएँ। रिलीजियस प्लेसेस पे भी टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट प्लेसेस पे तो टूरिस्ट आएंगे ही आएंगे, राइट। तो इनको और अच्छा बनाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट इसको शुरू किया गया है। प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इन दोनों स्कीम्स के अंडर ये प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज पीएम सेड दैट द मुस्लिम कंट्रीज कुड इंट्रोड्यूस अ कॉमन करेंसी लाइक ईयू। तो रिसेंटली जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। तो शेख हसीना जी ने ये बात बोली है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज का जो ग्रुप है जिसका नाम क्या है? D8, मुस्लिम कंट्रीज का जो ग्रुप है D8, तो उनकी भी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए सारी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है। यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज है वहां पे कॉमन करेंसी क्या है? यूरो है। तो वैसे ही इनका क्या बोलना है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है उनकी भी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, राइट। तो ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने ये बात बोली है। कहाँ पे बोली है? तो रिसेंटली ढाका के अंदर एक D8 ट्रेड मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, तो वहां पे ये गई थी शेख हसीना जी भी, तो वहां पे उन्होंने ये बात अपनी रखी है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, राइट। अब ये बात तो हो गई, अब बात आती है D8 की। D8 में कौन सी 8 कंट्रीज आती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि D8 न्यूज में आ गया तो D8 में कौन सी कंट्रीज आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें टोटल 8 कंट्रीज है, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड टर्की। याद कैसे करेंगे इसको? याद करेंगे हम कि आयरन मैन है। अब देखो आयरन मैन होता है, तो हमारे पास आयरन मैन है, राइट। वैसे आयरन मैन होता है, हमारे पास ये कौन है? आयरन मैन है। अब आयरन मैन क्या कर रहा है? आयरन मैन ये तुर कर जा रहा है, तुर कर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जा रहा है क्या करने के लिए? बैंगल्स चढ़ाने के लिए, राइट। तो आयरन से क्या बन जाएगा? ईरान। आयरन से क्या बन गया? ईरान। मैन से क्या बन जाएगा? M फॉर मलेशिया, E फॉर इजिप्ट, N फॉर नाइजीरिया। मलेशिया, इजिप्ट, नाइजीरिया। तो ईरान, मलेशिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, 4 कंट्रीज याद हो गई। तुर्कर मीन्स टर्की, पाकिस्तान पाकिस्तानी है, तो बैंगल्स से बांग्लादेश, राइट। तो इससे आप नाम याद रख सकते हो इन कंट्रीज के, राइट। तो आयरन मैन ईरान, मलेशिया, ई से इजिप्ट, एन से नाइजीरिया, टर्की, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, राइट। तो इसके बीच में एक आ जाता है इंडोनेशिया, तो बैंगल्स चढ़ाने जा रहा है इंडोनेशिया, बीच में आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो बीच में इंडोनेशिया भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो D8 कंट्रीज की बात थी।
नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आरबीआई साइंस ए एमओयू विद विच बैंक टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज। आरबीआई ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, कौन सी बैंक के साथ साइन किया है, जिसमें उन्होंने बात करी है कि हम लोकल करेंसीज को यूज करके अपना ट्रेड करेंगे, लोकल करेंसी को हम जो है उसको प्रमोट करेंगे, उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो इंडोनेशिया बैंक के साथ ये पैक्ट साइन हुआ है जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ इंडोनेशिया। तो वैसे इसको बैंक ऑफ इंडोनेशिया ही बोलते हैं, तो ऑप्शन में मैंने इंडोनेशिया बैंक लिख दिया गलती से। तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ आरबीआई ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें इन्होंने बोला है कि हमारी जो ट्रेडिंग होगी वो लोकल करेंसी में होगी। इंडिया की लोकल करेंसी का नाम क्या है, INR इंडियन रुपीस, और इंडोनेशिया की लोकल करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया, राइट। तो अब जो भी एक्सचेंज होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जो भी ट्रेड होगा तो वो लोकल करेंसी में होगा इन दोनों कंट्रीज का। तो जो बैंक ऑफ इंडोनेशिया है उसके गवर्नर का क्या नाम है, पेरी वर्जियो इंडोनेशिया के गवर्नर का नाम है, बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर का नाम है। आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, शक्तिकांता दास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई किसान उपज निधि इज रिलेटेड टू, ई किसान उपज निधि ये किससे रिलेटेड स्कीम है, ये फार्मर्स वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड स्कीम है, फार्मर्स के वेयर हाउस से। तो अंडर ई किसान उपज निधि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, राइट, वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे किसानों के लिए। अब ई किसान उपज निधि है तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन भी होगी, राइट, तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। अब देखो कई बार क्या होता है, फार्मर्स के जो ग्रेन्स होते हैं उनका जो मार्केट में दाम है वो प्राइस जो होता है प्राइस प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अब देखो अदरवाइज फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फार्मर खुद का वेयर हाउस बनाए तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो फार्मर्स के पास वेयर हाउस तो होता नहीं है। तो अब जब उसके दाम बहुत कम चल रहा होता है मार्केट में पीक सीजन के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, किसान को कम दाम पे अपने ग्रेन्स को बेचना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे निकाला है कि जब किसान को अपने अनाज का दाम प्रॉपर नहीं मिल रहा मार्केट में, तो उस टाइम पे जो फार्मर है वो क्या करेगा, वो ई किसान उपज निधि के अंडर अपने जो ग्रेन्स है उनको इन वेयर हाउसेस में स्टोर कर सकता है, राइट। और जब ये स्टोर करेगा वेयर हाउसेस में, तो इस वेयर हाउस से किसान को एक रिसिप्ट दी जाएगी, जिस रिसिप्ट के बेसिस पे फार्मर को बैंक से लोन भी मिल सकता है, राइट। अगर उसको लोन लेना है आगे आने वाली क्रॉप के लिए तो वो लोन भी ले सकता है। तो ये 6 महीने के लिए वहां पे क्रॉप जो है फार्मर रख सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी चार्जेस है वो भी कम किए गए हैं, पहले 3% होते थे, तो अब ये 3% कम करके कितना कर दिया, सिक्योरिटी चार्जेस 1% कर दिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द 97th मेंबर टू रेटिफाई ISA। ISA क्या है, ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये जो ISA है इसके जो 97th मेंबर है वो कौन सी कंट्री बनी है, तो उसका नाम है पनामा। तो रिसेंटली पनामा ने ज्वाइन किया है ISA को, रेटिफाई कर दिया है, मतलब अब जो है पनामा ISA का मेंबर बन चुका है। तो पनामा 97th मेंबर बना है। इससे पहले 96th मेंबर था हंगरी और 95th मेंबर था चिली, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हु बिकेम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंट्री नाटो का मेंबर होती है तो उसको ये जो नाटो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोटेक्ट करती है, अपनी फोर्सेस को भेजती है। अब यूक्रेन पे अटैक हुआ तो नाटो इसकी पूरी हेल्प कर रहा है यूक्रेन की। तो यूक्रेन का जो वॉर यहाँ पे चल रही है यूक्रेन रशिया की, उसको देखते हुए तो रिसेंटली जो है स्वीडन भी इसका मेंबर बन गया है नाटो का, राइट। तो स्वीडन ने नाटो के मेंबरशिप के लिए कब अप्लाई किया था, 2022 में अप्लाई किया था, और फाइनली इसको नाटो की मेंबरशिप अब मिल चुकी है। और 31st मेंबर कौन था, 31st मेंबर था फिनलैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
नेक्स्ट है डियरेस्ट अलाउंस, डीए जिसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अक्सर कर देखने को मिलता है न्यूज में कि डीए बढ़ गया, डीए इतने परसेंट बढ़ा है, डीए इतने परसेंट बढ़ा है। डीए होता क्या है? डियरेस्ट अलाउंस। तो डियरेस्ट अलाउंस क्या होता है? ये एक महंगाई भत्ता होता है। जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डीए है वो भी बढ़ा दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उनका जो डीए है 6 महीने के बाद बढ़ जाता है। डीए जो होता है वो हर 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद बढ़ता है। तो रिसेंटली ये जो डियरेस्ट अलाउंस बढ़ाया गया है तो कितने परसेंट इंक्रीज किया है? 4% इंक्रीज किया है। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 4% अब इंक्रीज हो जाएगी, राइट। बेसिक सैलरी जो है वो 4% इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 जनवरी 2024 से। तो अब तो चल रहा है मार्च, तो अब क्या होगा कि जो इनको सैलरी मिल चुकी है जनवरी फरवरी मंथ की, तो वहां पे जो एरियर होगा, जो बकाया होगा, वो एरियर इनको अब नेक्स्ट सैलरी के साथ एडजस्ट होकर मिल जाएगा। अब ऐसे नहीं है कि उनके पैसे मर गए हैं, तो उनको वो जो बकाया है, जो एरियर है, वो उनको नेक्स्ट सैलरी के साथ मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज एआई मिशन लॉन्च्ड विद द बजट आउटले ऑफ। इंडिया में एआई मिशन लॉन्च किया गया है, राइट। एआई देखो काफी न्यूज में आजकल चलता है, काफी फेमस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ रही है। तो अभी इंडिया ने अपना एआई मिशन लॉन्च करा है। तो इंडिया ने जो एआई मिशन लॉन्च किया है तो उसके लिए बजट आउटले का कितना रखा है, बजट का कितना आउटले रखा है, कितना पैसा इसके लिए जो एलोकेट किया गया है, तो पैसा है 10,371.92 करोड़। तो आप देखो कुछ चीजें होती है, जैसे इंडियाज एआई मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की हम बात कर रहे हैं, तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए कितना बजट आउटले रखा गया है वो चीजें याद करनी जरूरी होती है। अदरवाइज हर किसी फील्ड का बजट आउटले याद रखने की जरूरत नहीं है। एआई मिशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था तो इसलिए इसका बजट आउटले भी आपको याद होना चाहिए। 10,371.92 करोड़ का इसका बजट आउटले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर फ्यूल फॉर ऑफ स्पेसिफिकेशंस यूज्ड इन द फार्मूला 1 और F1 मोटर रेसिंग। फार्मूला 1 रेसिंग होती है, राइट। फार्मूला 1 में जो कार रेसिंग भी होती है, मोटरसाइकिल रेसिंग भी होती है, दो बाइक रेसिंग भी होती है बेसिकली फार्मूला 1 के अंदर। तो फार्मूला 1 में जो फ्यूल यूज किया जाता है तो वो एक डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस का फ्यूल होता है जो फार्मूला 1 की गाड़ियों में या बाइक्स में यूज होता है। तो ये जो फार्मूला 1 की स्पेसिफिकेशन वाला फ्यूल है, इसको बनाने का अभी के लिए जो बनाने के लिए परमिशन दी गई है वो दी गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। तो अब जो फार्मूला 1 रेसिंग में जो फ्यूल यूज होगा, जो स्पेसिफिकेशंस का, जिस स्पेसिफिकेशन का फ्यूल यूज होगा उसको कौन बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाएगी। और फ्यूल का नाम क्या रखा गया है? स्टॉर्म पेट्रोल, राइट। पेट्रोल का नाम क्या रखा गया है? स्टॉर्म पेट्रोल। और इसको सप्लाई किया जाएगा फॉर द एशियन रीजन मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप के लिए, राइट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर्स अवार्ड। एक होता है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड, एक होता है प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड, राइट। अब ये अवार्ड दिए जाते हैं एयरफोर्स के अंदर जो स्पेशल यूनिट्स होती हैं, जिनको की मतलब सर्विस में आए हुए कुछ साल हो चुके हैं। तो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड दिया जाता है उन यूनिट्स को दिया जाता है जिनको सर्विस में आए हुए 18 ईयर्स हो चुके हैं, तो उनको दिया जाता है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड। और प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड उनको दिया जाता है जिनको सर्विस में आए हुए 25 ईयर्स हो चुके हैं, तो उनको दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। और इस साल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल 4 अवार्ड्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स एंड कलर्स, जिसमें से प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स के 2 अवार्ड दिए गए हैं और प्रेसिडेंट कलर्स के भी 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, अदरवाइज सिंगल सेरेमनी के अंदर सिर्फ 1 अवार्ड ही दिया जाता है, राइट। तो अब पढ़ लेते हैं थोड़े से अवार्ड्स के नाम भी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 यूनिट्स को ये जो अवार्ड है दिए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड कौन से यूनिट्स को दिया जा रहा है? 45 स्क्वाड्रॉन को एंड 221 स्क्वाड्रॉन को। और प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड ये 11 बेस रिपेयर डिपोट को
एंड 509 सिंगल यूनिट को दिया जा रहा है। तो ये 4 यूनिट्स है जिनको प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया जा रहा है इस साल। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, मतलब मेट्रो ट्रेन है लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं होगा, बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन चलेगी। तो ये कहाँ पे शुरू होने जा रही है, अभी शुरू हुई नहीं है, अभी इसका काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये शुरू होने जा रही है कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर। तो ये इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है जो बेंगलुरु के अंदर शुरू होएगी। और ये कैसे चलेगी, ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से चलेगी। तो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा यहाँ पे, मतलब उनके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा कि आपस में जो ट्रेन्स है, जो मेट्रो ट्रेन्स है, उनमें कम्युनिकेशन होगा और टक्कर होने से बच जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। 18.8 किलोमीटर की येलो लाइन पे ये बनने जा रही है जो कि कनेक्ट करेगी आरवी रोड एंड बोमसांद्रा को, राइट। और इसके कोचेस को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोचेस जो इसके डिब्बे होते हैं, तो कोचेस को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक चाइनीज फर्म है CRRC नंजिंग पुजेन कंपनी लिमिटेड, और दूसरी है डोमेस्टिक पार्टनर इंडिया की ही कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, राइट। तो दोनों मिलकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इसको बना रहे हैं, राइट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज सी स्पेस। सी स्पेस क्या है, सी स्पेस एक OTT प्लेटफॉर्म है। सी स्पेस क्या है, ये एक OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, तो वैसे ही एक सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म बनाया गया है। किसने बनाया है, ये केरला ने बनाया है। तो किस लिए बनाया गया है, बेसिकली ये बनाया गया है मलयालम सिनेमा को प्रमोट करने के लिए ये OTT प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है सी स्पेस, राइट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी सेंड्स मीथेन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट टू ट्रैक मीथेन गैस। मीथेन सैटेलाइट, कौन सी स्पेस एजेंसी मीथेन सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेंड कर रही है मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए। अब देखो मीथेन गैस क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। जो सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मेजर ग्रीन हाउस गैस है CO2। CO2 के बाद जो नंबर आता है वो आता है मीथेन का, राइट। तो मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैटेलाइट जो है ये ऑर्बिट में सेंड किया जा रहा है। तो कौन सी स्पेस एजेंसी इसको सेंड कर रही है, SpaceX। इलॉन मस्क की है ये SpaceX अमेरिका की, तो ये इसको सेंड कर रही है। तो इससे क्या होगा, इससे मीथेन गैस को ट्रैक किया जाएगा कि कहाँ पे मीथेन गैस का एमिशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसको चेक किया जाएगा और उसको रोकने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शंस होंगे, स्टेप्स होंगे, वो लिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना विडो रिमैरिज स्कीम है। ये बेसिकली क्या है, ये विडो रिमैरिज स्कीम है। तो कौन सी स्टेट जो है इसको लॉन्च करने जा रही है विडो रिमैरिज स्कीम को, विडो रिमैरिज स्कीम को लॉन्च कर रही है झारखंड। झारखंड के जो प्राइम मिनिस्टर है चंपाई सोरेन, उन्होंने ये जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि जिन लड़कियों के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी दोबारा शादी करवाई जाएगी, और आफ्टर रीमैरिज विद इन अ ईयर, जब उनकी दोबारा शादी हो जाएगी तो 1 साल के अंदर अंदर उनको ये जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना है इसके अंडर रजिस्टर करना होगा और अपना जो भी मैरिज सर्टिफिकेट है वो देना होगा, और साथ में जो उनके पहले हस्बैंड थे जिनकी डेथ हुई थी उनका डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। तो इसके चलते हुए उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको 2 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार की तरफ से, राइट। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए एक तो सबसे पहली बात है कि जो लड़की है उसकी मैरिजेबल एज हो। मैरिजेबल एज कितनी है, 18+। तो जो लड़की है वो 18+ होनी चाहिए। सेकेंडली वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। थर्डली वो कोई टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, कोई पेंशन स्कीम उसको नहीं मिलती होनी चाहिए, राइट। तो मतलब ये बेसिकली जो स्कीम है विडो रिमैरिज स्कीम है ये उन लड़कियों के लिए है जो गरीब परिवार से है, राइट। तो कहाँ की, कौन सी स्टेट की ये स्कीम है, ये झारखंड स्टेट की स्कीम है। फिर कुछ और न्यूज है, इनको एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान की न्यूज है। तो पाकिस्तान में पहले सरदार, पहले जो सिख है
सिख उनको मिनिस्टर बनाया गया है, राइट। जो पंजाब वाला हिस्सा है, पंजाब प्रोविंस है, पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस बात कर रहे हैं, इंडिया वाले पंजाब की नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उनके मिनिस्टर बनाया गया है, किसको? एक सिख है, सरदार है, जिनका नाम है रमेश सिंह अरोड़ा। ये क्या है? एक इन्फ्लुएंशियली माइनॉरिटी लीडर है, तो जिनको अभी रिसेंटली जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, उनके मिनिस्टर बनाया गया है। तो इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये करतारपुर कॉरिडोर के एम्बेसडर रह चुके हैं, राइट। करतारपुर कॉरिडोर कौन से दो गुरुद्वारा साहिब को लिंक करता है? ये लिंक करता है, पाकिस्तान वाली साइड पे आते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब, पाकिस्तान वाली साइड पे है, और इंडिया वाली साइड में कौन सा गुरुद्वारा आता है? डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो दो गुरुद्वारा साहिब है, इन दोनों को ये लिंक करता है करतारपुर कॉरिडोर, राइट। गुरुद्वारा दरबार साहिब जो है, यहाँ पे जो फाउंडर है सिखिज्म के, गुरु नानक देव जी, वो यहाँ पे फाइनल जो लास्ट टाइम पे गए थे, राइट। अब इसके अलावा एक और थोड़े दिन पहले हमने न्यूज पढ़ी थी, ये पंजाब प्रोविंस की ही, पंजाब प्रोविंस की फर्स्ट फीमेल सीएम बनी है। कौन थी? मरियम नवाज, राइट। फर्स्ट फीमेल सीएम थी वो। नेक्स्ट है, लास्ट न्यूज है आज की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज नॉमिनेटेड एजुकेटर, ऑथर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति टू द राज्यसभा। राज्यसभा की मेंबर नॉमिनेट किया है सुधा मूर्ति जी को, राइट। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, बस ऐसी मैंने डाल दी। राज्यसभा की जो एक मेंबर नॉमिनेट करी गई है, सुधा मूर्ति। राज्यसभा में टोटल नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं? तो टोटल 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के अंदर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।